तो बच्चों आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का ब्रिज कोर्स। तो इस वीडियो से हम ब्रिज कोर्स को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर देखिए बुक खुली है किसकी, सब्जेक्ट है ना, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान ब्रिज कोर्स मॉड्यूल की, बस 2021-22 के छात्रों के लिए। ठीक है, या फिर आने वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ पर हम इसे सोल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिए है ना, यहाँ पर देखिए आज हम क्या देखने वाले हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8-9 में आपने विज्ञान विषय में विभिन्न मूलभूत अवधारणाओं, नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया है ना। आपने पिछली कक्षा में काफ़ी सारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। कक्षा 10वीं में आप विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व इस मॉड्यूल का अध्ययन करें, जिससे आपको 10वीं के विभिन्न अध्यायों के विषय वस्तु को समझने में आसानी होगी। इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए आप कक्षा 10वीं में जाने वाले हो। ठीक है, तो जो कक्षा 10वीं जो अध्याय है वे जो आपके पूर्व में जो आपने कोई कक्षाएँ पढ़े हो उनके अध्यायों से मैच खाते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर जो आपका अध्याय 2 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, वे आपकी कक्षा 7वीं में एक अध्याय है उससे मैच खाता है। जो नंबर 3 का अध्याय है प्रकाश, वे कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में आपने पढ़ लिए हो। अध्याय 4 विद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव, इसे भी आपने कक्षा 6वीं एवं 8वीं में पढ़ लिए हो। जैव प्रक्रम, इसे भी आपने कक्षा 7वीं एवं 8वीं में पढ़ लिए हो। तो बस ब्रिज कोर्स आपका रिवीजन के लिए है, तो आपको इसको बेसिक कंसेप्ट को समझना है, ताकि आप जब इसके मेन जो बुक है उसको जब आप पढ़ो एनसीईआरटी बुक को, तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो हम आज के इस वीडियो में दिखने वाले हैं आपका क्या, हम अध्याय 1 को समझने वाले हैं। ठीक है, तो अध्याय 1 हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान लगाकर समझिएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसे समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपने इसे समझ लिया तो आप जो मेन बुक है उसको आसानी से समझ पाओगे। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए अध्याय 1 का नाम है परमाणु संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर लिखा है क्या, सभी आधुनिक विज्ञान परमाणु संकल्पना पर आधारित है ना। आधुनिक विज्ञान परमाणु पर ही आधारित है। ठीक है, परमाणु की संकल्पना वैज्ञानिक डॉल्टन से लेकर श्रोडिंगर तक समाप्त नहीं होती है। देखिए जब परमाणु की खोज हुई, ठीक है, जब परमाणु की खोज हुई तो परमाणु को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है ना। किसी ने अलग नियम लाया परमाणु के संबंध में, किसी ने अलग नियम लाया। इस प्रकार है ना, मतलब कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग योगदान दिया है परमाणु के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे परमाणु से संबंधित महत्वपूर्ण कणों की खोज, कणों पर आवेश, परमाणु का वर्णक्रम, परमाणु के विभिन्न मॉडल, कक्षा एवं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार, समस्थानिक एवं संभारित तथा संयोजकता। अतः परमाणु की संरचना के लिए अध्ययन के लिए उपयुक्त पदों का अध्ययन करना आवश्यक है। यदि हमें परमाणु का नॉलेज लेना है, ठीक है, यदि हमें परमाणु का नॉलेज लेना है तो हमें देखिए जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इन पॉइंटों को पढ़ना हमें बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि नंबर 1 पर आपको दिया है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। फिर देखिए परमाणु एवं इसके रक्षक कण, परमाणु की संरचना के विभिन्न मॉडल, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, आखिरी में संयोजकता, समस्थानिक एवं संभारिक। तो हम इन्हीं सबको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं सबको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो देखिए डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत है वह कब दिया था, 1808 में दिया था। ठीक है, जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, देखिए जब आप कोई भी उत्पाद बनाते हो तो देखिए आप उत्पाद किससे बनाते हो, आप लेते हो अभिकारक। जैसे कि मान के चलते हैं आपने लिया A+B है ना, ए और बी आपने अभिकारक लिया और उससे आपने क्या बनाया, C नाम का उत्पाद बनाया। ठीक है, हमने इसे क्या कहा, हमने इसे कहा अभिकारक, और C को हमने क्या कहा, C को हमने कहा उत्पाद। मान के चलिए जब अभिक्रिया हुई थी उससे पहले A का द्रव्यमान कितना था, 5 ग्राम था, और मान के चलिए B का द्रव्यमान कितना था, 5 ग्राम था।
तो 5 और 5 ग्राम जुड़कर कितने बन गए यहाँ पर 10 ग्राम। मतलब कि उत्पाद बनने के पहले इन दोनों का जो कुल द्रव्यमान है, जब अभिक्रिया होने के पश्चात जब उत्पाद बन जाता है, इन दोनों का योग, इन दोनों के द्रव्यमान का योग उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है ना। देखिए अभिक्रिया से बनने से पूर्व इन दोनों का द्रव्यमान कितना था, 10 ग्राम था, द्रव्यमान का योग 10 ग्राम था, और जब उत्पाद बन गया तो उत्पाद का जो द्रव्यमान है वे भी 10 ग्राम हो गया। मतलब कि हम ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। यही परमाणु भी स्पष्ट कर देता है। ओके, तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो आइए हम आगे समझते हैं। तो देखिए परमाणु के संबंध में हम इसे समझते हैं। तो देखिए नंबर 1 का पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, समझिएगा। कोई भी पदार्थ हो मान के चलते हैं हम कार्बन एक पदार्थ है, ठीक है, कार्बन एक पदार्थ है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप ये वीडियो किस पर देख रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो। तो जो मोबाइल है वे विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बना है। जैसे कि मोबाइल किस से मिलकर बना होगा, प्लास्टिक से बना होगा, ठीक है, प्लास्टिक से बना होगा, ठीक है। कई इसके सारे भाग है, जैसे कि बैटरी है। इस प्रकार जो मोबाइल है कई सारे कणों से मिलकर बना है। तो इन कणों को ही हम क्या कहते हैं, कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यह आपका नंबर 1 पॉइंट होता है कि प्रत्येक पदार्थ जो है प्रत्येक पदार्थ का जो तत्व है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यह आपका नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए नंबर 2 का पॉइंट क्या कह रहा है। नंबर 2 पॉइंट का कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि मान के चलिए कार्बन एक तत्व है, इसके विभिन्न परमाणु होंगे। तो इसके विभिन्न परमाणु के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं, जो उसके गुणधर्म हैं, आपस में समान होंगे, आपस में समानता रखते हैं। वहीं पर यदि अलग अलग परमाणु ले हम, जैसे कि कार्बन ले लिया हमने, है ना, कार्बन ले लिए, मैग्नीशियम ले लिए, तो इनके जो गुणधर्म हैं वे अलग अलग होंगे, है ना। गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहता है कि एक ही तत्व के परमाणु के गुणधर्म समान होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 3 का पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, देखिए परमाणु जो होता है इतना अधिक छोटा होता है। परमाणु किसी तत्व या पदार्थ का इतना सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म कण यानी कि छोटे से छोटा कण होता है। ठीक है, परमाणु इतना छोटा कण होता है कि हमें उसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, है ना, हम उसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। तो बस तीसरा पॉइंट भी ये कहता है कि जो तत्व है, ये पदार्थ है, आप विभाज्य परमाणु से मिलकर बना होता है। मतलब कि ऐसा परमाणु जिसे हम विभाज्य नहीं कर सकते और अधिक हम विभाजित नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो, है ना, जो तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, है ना, जो आपके तत्व होते हैं वे किससे मिलकर बने होते हैं, तत्व मिलकर बने होते हैं परमाणुओं से। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 4 का पॉइंट आपका क्या कहते हैं। नंबर 4 का पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि, है ना, वही द्रव्यमान संरक्षण का यहाँ पर स्पष्ट करता है कि देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु जो होते हैं पुनर्व्यवस्थित होते हैं। देखिए परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं, ना तो हम उसे बना सकते हैं, ना ही हम उसका नाश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी धरती में कई सारे परमाणु हैं, जैसे कि देखिए, है ना, कई सारे छोटे छोटे कण होते हैं, वे सब हम प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ना तो हम उसे बना सकते हैं, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया तो इस सिद्धांत के कुछ दोष भी थे, है ना, तो हम इसके दोष भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला दोष क्या है, डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु होता है
परमाणु क्या होता है, उसने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कि हम उसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। जबकि मॉडर्न साइंस ये कहता है कि जो परमाणु होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके भाज्य कण हैं। तो यहाँ पर इसकी ये पहली अवधारणा यहाँ पर गलत होती है, जिसका पहला दोष होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि डॉल्टन ने हमें क्या बताया था कि एक ही तत्व के परमाणु एक ही तत्व के परमाणु के गुणधर्म के समान होते हैं, जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। लेकिन समस्थानिक एवं संभारिक की खोज के बाद डॉल्टन के इस बिंदु में सुधार की आवश्यकता है। तो समस्थानिक और संभारिक क्या है, हम इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्या, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, और इसे ही परमाणु के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं क्या, परमाणु एवं इसके रचक कण, यानी कि परमाणु किस किस कणों से मिलकर बना है। तो देखिए, है ना, किसी भी पदार्थ में, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटे कण को हम क्या कहते हैं, सबसे छोटे को कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। सभी तत्व, जो तत्व होता है वह किससे मिलकर बना होता है, तत्व मिलकर बना होता है, तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कि परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, तत्व बनता है। समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं, है ना, तथा भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए विभिन्न यहाँ पर परमाणु आपको दिए हैं, उनके नाम या संकेत आपको दिख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले आपको तत्व दिया गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम दर्शाते हैं H से, ऑक्सीजन को हम दर्शाते हैं O से, और नाइट्रोजन को हम दर्शाते हैं N से। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आपको देखिए कुछ गोला बना दिख रहा होगा। ये गोला क्या है, गोले परमाणु की संरचना है। ठीक है, गोला क्या है, परमाणु की संरचना है। इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए, परमाणु में भिन्न भिन्न कक्षाएं होती है। जैसे कि देखिए, देखिए हम समझते हैं, यह अंदर की कक्षा होगी, ये बाहर की, है ना, सॉरी, है ना, ये देखिए अंदर की कक्षा हो गई, यह बाहर की कक्षा हो गई। इसी प्रकार भिन्न भिन्न कक्षाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे अंदर की कक्षा होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न, है ना, जो नाभिक के बाहर की जो कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना, विभिन्न कक्षाओं में वह घूमते रहता है। ये आपका यहाँ पर पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूमता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे समझ लेते हैं कि अक्रिय गैसों को छोड़कर परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, है ना। जो अक्रिय गैस होती है, सिर्फ इसको छोड़कर जो परमाणु है स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। यानी कि हम उसे मिक्सचर में प्राप्त करते हैं। परमाणु को हम कैसे प्राप्त करते हैं, मिक्सचर में प्राप्त करते हैं, और उन्हें हम भिन्न भिन्न पदार्थों में तोड़कर हम उसे परमाणु बना देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं भिन्न भिन्न परमाणु। ठीक है, भिन्न भिन्न हम यहाँ पर परमाणु देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक बक्सा बना दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर देखिए आपको एक बक्सा बना दिख रहा होगा। इस बक्से के अंदर देखिए आपको निम्न प्रकार के यहाँ पर दिए गए। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया है कण प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, एक होता है। प्रोटॉन को हम दर्शाते हैं किससे, प्रोटॉन को हम दर्शाते हैं पी से। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण एक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाते हैं ई से। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। इसी प्रकार जो न्यूट्रॉन है
न्यूट्रॉन पर आवेश उदासीन होता है, यानी कि उस पर कुछ भी आवेश नहीं होता है, मतलब कि शून्य आवेश होता है। और न्यूट्रॉन को हम दर्शाते हैं किससे? न्यूट्रॉन को हम दर्शाते हैं एन से। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी सर चैडविक ने। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर तालिका बनी गई है। और नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा तो नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आप उसे अभी से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगला टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? परमाणु की संरचना के मॉडल। ठीक है, परमाणु की संरचना को भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने समझाया था। भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने इसके मॉडल दिए कि परमाणु किस प्रकार का होता है, परमाणु इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। विभिन्न वैज्ञानिकों को विभिन्न सिद्धांत दिए। सबसे पहले हम समझते हैं थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। तो देखिए, थॉमसन के अनुसार परमाणु की संरचना क्रिसमस केक की तरह होती है। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं तरबूज की तरह होती है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, समझिएगा आप। मान के चलिए ये एक तरबूज है। आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज आपने देखा होगा। तरबूज के अंदर क्या होता है? लाल भाग होता है। तरबूज के अंदर क्या होता है? लाल लाल भाग होता है। इस प्रकार का होता है लाल लाल भाग। ठीक है, इस प्रकार का तरबूज के अंदर लाल लाल भाग होता है। और उसके अंदर आपने देखा होगा कुछ बीजधासी होती है, जैसे कि ये बीजधासा है, बीजधासा है, छोटे छोटे इसके अंदर बीज बीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सर है वे समझाते हैं कि जो लाल रंग का होता है, जो लाल होता है, हम उससे क्या कहते हैं? धनावेशित गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे धनावेशित गोला कहते हैं। और जो इसमें जो बीज दिख रहा है आपको, जो बीज है, हम उसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और इसके बीचों बीच इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फिर धसे होते हैं। इसी प्रकार उसने यहाँ पर समझाने का हमें प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही कह रहा है नंबर 1 पॉइंट पर कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, और परमाणु उदासीन होता है, उस पर मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आकृति भी देख सकते हैं। एक आकृति यहाँ पर आपको बनी दिख रही होगी। इसमें देखिए, जो परमाणु है धनावेशित गोला है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये किसका मॉडल था? ये था थॉमसन का परमाणु सिद्धांत था। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत या फिर मॉडल, है ना। इसको देखिए, रदरफोर्ड ने सन 1909 में दिया था, है ना। तो देखिए, इसको स्पष्ट करने के लिए रदरफोर्ड ने करा क्या? रदरफोर्ड ने करा ये कि उसने लिया एक सोने की पतली पन्नी। सोने की पतली पन्नी आपने देखा होगा, है ना। सोने की उसने एक पतली पन्नी लिया इस प्रकार की। उसमें उसने करा क्या? अल्फा कण, अल्फा बीटा और गामा कण होते हैं। तो देखिए, उसने अल्फा कणों को इस सोने की पतली पन्नी पर टकराया। अब पन्नी पर टकराने के बाद देखिए होता क्या है, हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मान के चलिए ये क्या है? सोने की पतली पन्नी है। इस सोने की पतली पन्नी पर जब हमने इन अल्फा कोणों की बौछार की, अल्फा कोणों की जब हमने बौछार की, तो देखिए होता क्या है, ये इस पर एक घटना हुई। क्या घटना हुई? कि जो अल्फा कण है हमारे, जो ये अल्फा कण आपको दिख रहा है ना, ज़्यादातर तो जो अल्फा कण है वे सोने की पतली पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, है ना। सोने की पतली पन्नी के वे आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, सोने की पतली पन्नी के वह आर पार निकल जाते हैं। और जो कुछ अल्फा कण बचते हैं, जो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे लौट आते हैं, है ना। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अपने मार्ग से वे सीधे लौट आ रहे हैं। और कुछ ऐसे अल्फा कण होते हैं जो कि थोड़े अंदर जाने के बाद वे अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपने मार्ग से वे विचलित हो गए। तो ये घटना उसने यहाँ पर देखी थी। ठीक है, तो बस यही कह रहा है
नंबर 5 पर यहाँ पर ये कह रहा है कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी के सीधे भाग से वापस लौट आते हैं, है ना। इससे हमें स्पष्ट क्या होता है कि परमाणु के जो अंदर है, परमाणु के अंदर क्या होता है, धनावेश वाला भाग होता है। तीसरा पॉइंट हमें कह रहा है कि कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी से तिरछी दिशा में होकर निकलते हैं, जैसे कि इस प्रकार से भी विचलित हो जाते हैं अपने मार्ग से। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का धनावेश सीमित भाग में होता है और परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष के निकालने नंबर 1 पर हम देखते हैं कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, धनावेशित भाग होता है जिसे हम कहते हैं नाभिक, है ना। देखिए ये मान के चलिए परमाणु है, इसके बीच में क्या है, एक धनावेशित भाग होता है जिसके अंदर है ना धनावेश वाला चार्ज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, है ना। दूसरा हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर, नाभिक के बाहरी कक्षा में चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी कि घूमते हैं। और नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। मान के चलिए क्या है, ये है नाभिक, तो इस नाभिक का जो आकार है परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होगा। यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए हर वैज्ञानिक के दोष हैं। देखिए इसका भी ये एक दोष है कि क्या दोष है इसका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पहला ऐसा सफल मॉडल कहा जा सकता है जिसमें वृत्ताकार कक्ष की कल्पना है। परंतु उस समय अन्य वैज्ञानिकों द्वारा यह साबित किया गया है कि कोई आवेशित कण यदि लगातार त्वरित होता है, यानी कि घूमता है, त्वरित का मतलब क्या, घूमना है, यदि कोई आवेशित कण लगातार घूमता है तो वह अपनी ऊर्जा का ह्रास, यानी कि उसकी ऊर्जा घटती है ना। मान के चलिए देखिए, यदि आप अपने स्थान पर अभी बैठे हो, यदि, है ना, मान के चलिए आप अपने स्थान पर क्या बैठे हो, और यदि आप एक राउंड लगा, यदि आप एक मैदान है, इस मैदान का यदि आप राउंड लगाकर आते हो तो आपकी ऊर्जा में कमी होगी, है ना। सिंपल सी बात है, जब हम दौड़ेंगे तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है वे खर्च होती है, कैलोरी हमारी कम होती है। तो वहाँ पर यही कहता है कि यही नियम इलेक्ट्रॉन पर भी लागू होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के बाहरी कक्षा में घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में घूमता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसमें कमी आएगी। अब जब कमी आएगी तो एक समय ऐसा आएगा जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कुछ भी ऊर्जा नहीं बचेगी, और होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक में आकर गिर जाएगा। ठीक है, नाभिक में आकर गिर जाएगा। परंतु इसकी व्याख्या जो है हमारे रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे, तो इसका यही दोष है, सिंपल से इतना ही दोष है। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए हम नंबर, है ना, अब हम देखते हैं नंबर, है ना, 1.3.3 हम देखते हैं बोर परमाणु मॉडल। तो देखिए जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी उसको दूर करने के लिए नील बोर ने 1903 में क्वांटक सिद्धांत का सहारा लेकर एक परमाणविक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। क्या बिंदु है, तो देखिए नंबर 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्ष कहते हैं, है ना, जिन्हें हम देखिए के से दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं, एम से, इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। मतलब कि परमाणु में, है ना, परमाणु में ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, ये इस प्रकार के वृत्ताकार कक्ष होते हैं, है ना, जिन्हें हम इनसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या कह रहा है, उन कक्षों को स्थायी ऊर्जा स्तर की भी संज्ञा दी जाती है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। मतलब कि यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो कक्षा यहाँ पर आपको दिख रही है, जो कक्षा आपको दिख रही है, इन पर ऊर्जा होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के, है ना, चारों ओर घूमेगा, है ना, पर नाभिक जब चारों ओर घूमेगा तो वे ऊर्जा लेकर घूमेगा। किससे ऊर्जा लेगा वे, इन वृत्ताकार कक्षों से, कक्षा से ये ऊर्जा लेगा। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है।
ठीक है, यह आपका क्लियर हो जाता है। नंबर 3 हम देखते हैं, कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का अपशोषण या उत्सर्जन केवल एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में संक्रमण पर ही होता है। देखिए, अपशोषण यानी क्या होता है? ऊर्जा का अपशोषण यानी कि ऊर्जा को ग्रहण करना, और ऊर्जा का उत्सर्जन यानी कि ऊर्जा को छोड़ना या फिर देना। ऊर्जा ग्रहण, अपशोषण यानी कि ऊर्जा को ग्रहण करना, और उत्सर्जन यानी कि ऊर्जा को छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, मान के चलिए परमाणु है, परमाणु का नाम लिखा है, उसके चारों ओर देखिए कक्षाएं, भिन्न भिन्न कक्षाएं हैं। इनमें क्या है? इनमें क्या है? ऊर्जा है। तो जब इलेक्ट्रो है ना, अब जो है ना, इनकी जो भिन्न भिन्न कक्षाएं, भिन्न भिन्न कक्षाओं में ऊर्जा जो होती है भिन्न भिन्न होती है। मान के चलिए निम्न ऊर्जा है, इसमें निम्न ऊर्जा है, इसमें थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा है, इसमें थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक चारों ओर घूमता है, तो जब वे निम्न ऊर्जा स्तर से, जब वे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है, तो वह क्या करता है? उच्च ऊर्जा स्तर से, चूंकि उच्च ऊर्जा स्तर के पास क्या है? उच्च ऊर्जा के पास क्या है? ऊर्जा ज़्यादा है, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा ले लेता है। और जब वे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा की स्तर की तरफ आता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर को वे ऊर्जा वापस छोड़ देता है, यानी कि वे उत्सर्जित कर देता है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा गया है। अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जाओं का मान दो ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। इसे निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है, E2 बराबर से h म्यू। ये एक समीकरण है, इसे हम मेन बुक में डीपली पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, जब हम इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? नंबर थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि कक्ष या स्थायी अवस्था में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्णांक गुणक होता है, अर्थात mvr बराबर से nh/2। इसे भी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम मेन बुक को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसके भी यहाँ पर दोष है। क्या क्या दोष है यहाँ पर? देखिए, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु एवं आयन के लिए उपयोगी है ना। मतलब कि ये जो मॉडल दिया गया है, जिस परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए बस ये उपयोगी है। इस मॉडल द्वारा जीवन एवं स्टॉक प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसे भी हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम मेन बुक को पढ़ेंगे। नंबर 3, ये मॉडल हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में प्राप्त सूक्ष्म एकाधिक लाइनों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाता, और डी ब्रोगली सिद्धांतानुसार इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वरूपों बोर के परमाणु मॉडल का कोई स्थान नहीं है। तो ये है ना, ये हमने पढ़ लिया है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो जो है 28 मिनट का हो चुका है, लगभग आधे घंटे के बराबर यहाँ पर हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही समझ लिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा वेरी नाइस टीचिंग सर। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आप कमेंट में लिखिएगा वेरी नाइस टीचिंग सर। ठीक है, इसका जो आगे का भाग है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। आगे के भाग में देखिए हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे, हम परमाणु भार पढ़ेंगे, और फिर हम क्या पढ़ेंगे? ये परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण का तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। फिर हम पढ़ेंगे समस्थानिक, है ना। समस्थानिक पढ़ने के बाद हम आखिरी में क्या पढ़ेंगे? हम आखिरी में पढ़ेंगे, है ना, संभारिक पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम संयोजकता। तो अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 में, इसके पार्ट 2 में आपको ये पोर्शन भी कवर करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।